अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, कल हमारा डिस्कशन चल रहा था, कल हमने कुछ बात की थी, तो थोड़ा हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हर चीज़ की क्या अहमियत है, हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, rather than starting taxation concepts, let us first discuss that why this subject is so significant. अच्छा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक घर चलाने के लिए भी आपको पहले बजट बनाना। इतना छोटा सा घर जिसमें शायद 3-4 मेंबर्स हों, बजट बनाए बगैर आप पूरे महीने का गुजारा नहीं कर सकते। यू हैव टू एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस, यू हैव टू असर्टेन योर इनकम, और फिर आपने कहा सर उसूल ये है कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाए जाएं। इनकम अगर है 2 लाख रुपए, इखराजात अगर हैं 2.5 लाख रुपए, हमने कहा सर फिर 50,000 रुपए का तो कर्जा लेना पड़ेगा। हमारे उस्ताद एक बड़ी जबरदस्त बात कहते थे, गरीब की डेफिनेशन क्या है? गरीब कौन है? क्या गरीब वो है जो 60,000 रुपए तनख्वाह में भी किफ़ायत शुआरी के साथ, कनाअत पसंदी के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करता है और 60 में से 50 का खर्चा करके 10 की बचत करता है वो? या जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, उसके अखराजात 12 लाख रुपए के हैं, एंड टू मीट हिज एक्सपेंसेस ही हैज टू बोरो 200,000 पर मंथ। दोनों में से गरीब कौन? इंसान की ख्वाहिशात की कभी कोई हद नहीं है, ठीक है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाने वालों को नाशुक्री करते देखा और 50-60 हज़ार कमाने वालों को अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनते देखा। तो बस अल्लाह पाक हमें हमेशा शुक्रगुजार बंदों में फरमाए। अच्छा भाई, तो कहने का मकसद ये है कि बजट बनाना बड़ा ज़रूरी है, अपनी औकात में रहना, चादर में पाँव फैलाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान के मुल्क का क्या हाल है? अच्छा, जब एक घर के लिए बजट बनाना इतना ज़रूरी है तो सर इस मुल्क के लिए तो बजट बनेगा ही, जाहिर सी बात है। पूरे मुल्क की, पूरे साल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके अखराजात कहाँ से आएंगे? हर 5 साल बाद जो गवर्नमेंट आती है, जो 5 साल तक रहती है, फिर हर साल वो गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है। पूरे साल का मुल्क का बजट क्या रहेगा, पूरे साल के मुल्क के अखराजात क्या रहेंगे और हम वो खर्चे कैसे करेंगे, पूरे मुल्क की इनकम क्या आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, उसके लिए बजट अनाउंस होता है। तो आपने देखा होगा हर साल जून के महीने में नेशनल असेंबली में बजट प्रेजेंट होता है, और वो कौन प्रेजेंट करती है? वो इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। एक हमारे कोर्स में चैप्टर भी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर ये जिक्र तस्करा आएगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ बेसिक बातें करनी है, डिटेल बातें नहीं करनी। हर चीज की डिटेल आएगी, लेकिन वो डिटेल कब जिक्र होगी वो हम डिसाइड करेंगे, यानी कि हमसे मुराद मैं डिसाइड करूंगा। जब जितनी डोज देनी होगी, जरूरी होगी, उतनी दूंगा। मिसाल के तौर पर किसी हेड ऑफ इनकम के बारे में कुछ बात बतानी है, थोड़ी बतानी है, थोड़ी बताऊंगा। पूरा हेड ऑफ इनकम आगे आएगा डिटेल में, तब खुलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड में किसी स्टेज पर नहीं करूंगा। हो सकता है आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे हो, तो वो सवाल फिर जब वो स्पेसिफिक या रिस्पेक्टिव हेड हम कवर करेंगे तो फिर वो एड्रेस होंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, हर साल जून के महीने में इलेक्टेड गवर्नमेंट एक बजट प्रेजेंट करती है। जून के महीने में, जून आने वाला है और उसकी तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। वो बजट आएगा, उस बजट में वो क्या बताएंगे? उस बजट में ये बताएंगे कि हमारे टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। कुछ नंबर्स स्पेसिफिकली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। बंदा 2-4 लोगों में उठता है, बैठता है, उसके पास उसके जहन में कुछ जखीरा होता है, कुछ नंबर्स होते हैं। इट ऑलवेज हेल्प, इट विल हेल्प टू बिल्ड योर इमेज, ठीक है। टैक्सेशन वो सब्जेक्ट है कि आप जब कहीं जाओगे, जहां कहीं जाओगे, किसी दावत में जाओगे, किसी इफ्तार पार्टी में जाओगे, किसी शादी की दावत में जाओगे, और अगर किसी को ये पता लग गया कि आप कर रहे हो सीए, आपकी किसी अंकल को, किसी रिश्तेदार को ये पता लग गया कि आप सीए कर रहे हो, तो
आपको वो बाय डिफॉल्ट टैक्स एक्सपर्ट समझना शुरू कर देगा। अकाउंटिंग एक्सपर्ट समझे ना समझे, कॉस्टिंग एक्सपर्ट समझे ना समझे, वो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना शुरू कर देगा? टैक्सेशन एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि टैक्स वो सब्जेक्ट है जो हर बंदे के साथ लगा हुआ है, हर बंदे के साथ। सैलरीड क्लास है उसके साथ लगा हुआ है, नॉन सैलरीड क्लास है, एक अंकल हैं, बूढ़े अंकल हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, एक प्रॉपर्टी है रेंट पे दी हुई है, रेंटल इनकम आती है, उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। घर वाला, एक घर में एक बंदा है, वो इतना भी नहीं कमाता कि वो टैक्स दे, लेकिन उसके बिजली के बिल पे भी टैक्स लगा हुआ है, उसके इंटरनेट के बिल पे भी टैक्स लगा हुआ है, उसके मोबाइल के प्रीपेड कार्ड के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो हर बंदा ये परेशान होता है, यार मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, ये यार ये कम कैसे करूँ मैं? हर बंदे का यही सवाल है। आज मैं कहीं भी चले जाऊँ, किसी भी घर की दावत में चले जाऊँ, 2-4 लोग जिधर बैठे हुए होंगे ना, और मुझसे डिस्कशन क्या चल रहा होगा? टैक्स के ऊपर चल रहा होगा डिस्कशन। ये ऐसा सब्जेक्ट है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा आज तक मुझसे यार आपको IAS 39 आता है, IFRS 9 आपको पता है क्या होता है, IFRS 16 17 पता है आपको, लीजीज वीजीज का? कुछ नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई नया टैक्स का प्रिंसिपल आएगा जो लोगों पर एप्लीकेबल हो रहा होगा, रिटेलर्स पर एप्लीकेबल हो रहा होगा, आवास पास जान पहचान वाले कारोबारी लोग, कोई रिटेलर है, कोई होलसेलर है, कभी किसी पे सेल टैक्स का क्या इम्पैक्ट आ गया, कभी किसी पे इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट आ गया, इनकम टैक्स, मुनीर भाई इनकम टैक्स कम कैसे होगा ये बताओ यार, बहुत इनकम टैक्स लग रहा है। एक ही सवाल होगा, बात समझ आ रही है? और ये टैक्स की इंप्लीकेशंस पता करने के लिए ना बहुत कोई पढ़ा लिखा आदमी होना भी जरूरी नहीं है। जो कारोबारी आदमी होगा ना, उसकी नजर होगी टैक्स के लॉज के ऊपर, यार कैसे मुझ पर टैक्स हिट कर रहा है, कैसे मुझ पर टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है। मेरे मामू, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया मेरे मामू का 2 साल हो गए। ही वॉज वेरी श्रूड बिजनेसमैन, बहुत नॉलेजेबल बिजनेसमैन, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे, मैट्रिक भी नहीं किया था, लेकिन टैक्स का कोई नया लॉ आ जाए, यार बेटा जरा ये बताना ये कैसे, ये कैसे, तो इतना टैक्स बनता है। अच्छा, रिटर्न फिर आखिरी के 1 साल में मुझे बोला बेटा तू मेरा रिटर्न फाइल कर देना, इनकम टैक्स का रिटर्न। मैं कहा मामू ठीक है कर दूंगा। जब मामू के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाहिर सी बात है माशाल्लाह पैसे वाली पार्टी थी, तो हर हेड ऑफ इनकम से इनकम आ रही है, सैलरी छोड़ के, सैलरी तो नहीं थे, कैपिटल गेन भी आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ रही है, इतनी सारी विदहोल्डिंग है। अच्छा, उसके अंदर भी फिर क्वेश्चन करते थे, चैलेंज करते थे, ये यूं क्यों किया, यूं क्यों किया, इसको यहाँ कर दो तो अच्छा नहीं होगा, इसको अगर लोन दिखा दो तो अच्छा नहीं होगा। आप समझ रहे हो बात को? एक जो कारोबारी बंदा होता है, एक जो मार्केट का बंदा होता है, उसको टैक्स की प्रिंसिपल्स की नॉलेज होती है। व्हाई? बिकॉज टैक्सेशन इज द लॉ एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बात समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा बोले कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इनकम कमाने के बाद टैक्स भी देना होता है। मेरी तो शॉप है तारिक रोड पर, रोज की मेरी 5 लाख रुपए की सेल है, महीने का मेरा 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन मैं तो टैक्स नहीं देता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। तो हमने कहा जब आपकी पिटाई लगेगी तो ये पूछ के नहीं लगेगी कि आपको पता था या नहीं पता था कि आपको टैक्स देना होता है। बात समझ आ रही है? टैक्स वाले का छापा पड़ेगा तो आपसे पूछ के नहीं पड़ेगा। इसी तरह बहुत से लोगों ने देखा होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आपने किसी ऐसे बंदे के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए जो ब्लैक लिस्टेड था। ब्लैक लिस्टेड से मुराद हवाले में इन्वॉल्व था, हवाले से मुराद ये कि इलीगल करेंसी का ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब किसी ब्लैक लिस्टेड अकाउंट के अंदर हमारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गई कोई, ऐसा कितने लोगों को देखा? अब वो एक ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर FIA वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं कि इस बंदे के अकाउंट में तुम्हारे अकाउंट से पैसे गए कैसे, ये तो इलीगल मनी डीलर है, तुम्हारे अकाउंट से कैसे गए पैसे? बोलो मुझे तो पता ही नहीं भाई, ये इलीगल मनी डीलर है यार, मुझे किसी ने बोला इसको दे दो पैसे ये तुम्हें डॉलर दे देगा, इसको दे दो पैसे ये US में तुम्हारे डॉलर पहुंचा देगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सीधा साधा मासूम सा आदमी हूं, मैंने इसको दे दिए। मैं बोला इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको लॉ नहीं पता, ये कसूर आपका है। गाड़ी चला रहे हो, सिग्नल बंद है, चलाए जा रहे हो, ठोक दी गाड़ी आपने किसी की,
सिग्नल बंद है, आपने गाड़ी चला दी, बंदा उड़ा दिया आपने, बोला मुझे थोड़ी पता था रेड सिग्नल के ऊपर रुकना होता है। ये एक्सक्यूज नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये लॉ है, लॉ इज कनेक्टेड विद एवरी पर्सन। हाँ, वो बहुत टेक्निकल सवाल नहीं करेंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो करेंगे। अब कोई एक्सपोर्टर है ना, वो एक्सपोर्ट इनकम से रिलेटेड सवाल करेगा। कोई कमर्शियल इंपोर्टर है ना, वो कमर्शियल इंपोर्ट से रिलेटेड सवाल करेगा। कोई सैलरीड पर्सन है, वो सैलरी से रिलेटेड सवाल करेगा, यार मेरी सैलरी में इतना टैक्स कट जाता है, कुछ तरीका बताओ, कोई तरीका तो बताओ कैसे टैक्स बचा सकता हूं मैं। आर यू गेटिंग दिस? अब थोड़ी सी टैक्स की नॉलेज आएगी ना, आप चौड़े बनते घूमोगे। हाँ भाई, आप मुझसे पूछो ना यार, मैं हूं ना टैक्स कंसल्टेंट। खैर, तो हमने कहा टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस कंट्री लेवल के ऊपर डिटरमिन होता है। कुछ नंबर्स मैं लिख भी देता हूं, आप भी लिख लो, फायदा है, कभी 2-4 लोगों में बैठोगे तो भरम पड़ेगा। अच्छा भाई, टोटल इनकम कितनी है? जो पिछले वाले बजट के नंबर्स बता रहा हूं मैं आपको, अभी अगला बजट तो अब आएगा, ये पिछले वाले बजट के कुछ नंबर्स आपको मैं लिखवा रहा हूं। अच्छा भाई, ये जितने भी नंबर्स होंगे ये किस में होंगे? ये बिलियंस में होंगे, सही है? ये बिलियंस में होंगे। अच्छा देखते हैं जरा, पिछले साल जो टूटी फूटी लूली लंगड़ी सी गवर्नमेंट थी, जिसको क्या कहते हैं, पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट किया था वो ये था। अच्छा भाई, उन्होंने कहा भाई हम पूरे साल में टैक्स रेवेन्यू कितना करेंगे। ये एस्टिमेटेड होता है, इसके टारगेट्स होते हैं, जाहिर सी बात है किसी को नहीं पता, मुस्तकबिल का हाल किसी को नहीं पता। ये लोग 30 जून 2023 पर खड़े हुए हैं। कब खड़े हुए हैं? 30 जून भी छोड़ दो, जून 2023 में खड़े हुए हैं और ये बजट बना रहे हैं। ये बजट किस साल का बना रहे हैं? हमने कहा सर ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बना रहे हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर क्या होता है, इस पर डिटेल में बात आएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क का जो साल है वो चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक। तो ये बजट किस साल के लिए प्लान हो रहा है? 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 तक के लिए प्लान हो रहा है। इसके ऊपर डिटेल बातें आएंगी, फिस्कल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, टैक्स ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर क्या है, अकाउंटिंग ईयर क्या है, इस पर डिटेल में बातें आएंगी। अभी जितनी बात बताना मकसूद है उतनी बात करूंगा, आगे चलूंगा। कंट्री का जो ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर कहलाता है, जिसमें कंट्री के सारे पैरामीटर्स का हिसाब किताब होता है। जीडीपी कितनी थी, जीएनपी कितनी थी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना था, टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है, पूरे साल के एक्सपेंसेस कितने होंगे। अभी साल शुरू नहीं हुआ है, 1 जुलाई से शुरू होगा। साल के शुरू होने से पहले बजट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं पूरे साल का जो तखमीना लगा रहा हूं वो एक एस्टिमेट होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। बजट किसको बोलते हैं? जो फ्यूचर पीरियड को कवर करता है उसको बजट बोलते हैं। दोस्तों के साथ भी कभी ट्रिप व्रिप का आपका इरादा हो, यार चलो मरी चलते हैं, नथिया गली चलते हैं घूमने के लिए, अच्छा तेरा बजट कितना है? तेरा बजट कितना है? बजट से मुराद फॉर फ्यूचर ट्रिप हाउ मच यू कैन स्पेंड। तुम्हारी जेब कितना अलाउ कर रही है कि अगले जो 10 दिन का ट्रिप होगा, टूर होगा, हुंजा का, मरी का, नथिया गली का, तुम्हारे पास जेब में माल कितना भाई, बजट कितना तेरा जो फ्यूचर के ट्रिप को कवर करेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो फ्यूचर पीरियड की बात कर रहे होते हैं हम लोग, सही है? तो हमने कहा सर टैक्स रेवेन्यू जो एस्टिमेट किया था 9200 बिलियन, 9.2 ट्रिलियन। नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है भाई, इन दोनों को जरा सम करो। $12,163 12,163 ये फिगर्स इन बिलियंस है, यानी कि ट्रिलियंस की बात होती है। चल, यानी इतना हम कमाने लगे हैं, यानी ये फेडरल गवर्नमेंट कह रही है इतना हम कमाने लगे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में कह रही है इतना हम कमाएंगे, हमारा टारगेट है। अच्छा, ये टारगेट होता है। पिछले साल आपने कितना कमाया, पिछले साल का रेवेन्यू कितना था? अब पिछले साल का रेवेन्यू हो सकता है 10
हो सकता है 9 हो। ये अगले साल का एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम तो इतने नए टैक्सेस लगाएंगे, हम तो आवाम को इस तरह निचोड़ेंगे, उनका खून पसीना इस तरह से निकालेंगे और टैक्स निकालेंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे। और अगले साल चूंकि हमें आईएमएफ से लोन लेना है, आईएमएफ की किस्तें पे करनी है, आईएमएफ के लोन का इंटरेस्ट पे करना है, इसलिए हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे। आईएमएफ ने बोला है भाई ज्यादा टैक्स लगाओगे तो लोन मिलेगा, वरना कटो यहां से। लोन वो नहीं दे रहे। पिछले बजट में तो ये सीन चल रहा था ना, आईएमएफ का लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हो ऐसी चीजों को, ऐसे शौक आप लोगों के वैसे कम है, लेकिन बहर तौर ये अब आप लोग चूंकि जिस प्रोफेशन से लिंक्ड हो, यू हैव टू कीप द नो हाउ ऑफ ऑल दीज मैटर्स सराउंडिंग यू, ठीक है, इकोनॉमिक मैटर्स। तो हमने कहा बजट आईएमएफ का लोन लेने के लिए टारगेट जरा ज्यादा। अभी जब जून आएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें से टैक्स की कलेक्शन एक्चुअल में हुई कितनी, 12 हुई कि 10 हुई कि 11 हुई कि 9 हुई। बजट हमेशा थोड़ा सा जरा समझ रहे हो ना, ज्यादा करके दिखाया जाता है कि भाई हम कर लेंगे इतना, लोन तो दो, आप माल आन दो भाई। अच्छा भाई, इसमें से होता क्या है, इसमें से होता ये है कि फिर फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम इतना कलेक्ट करेंगे, उसमें से हम फिर प्रोविंसेस को भी दे देंगे। प्रोविंसेस क्या, प्रोविंशियल शेयर। तो प्रोविंशियल शेयर चला जाएगा, इतना प्रोविंसेस को चला जाएगा। जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्रोविंसेस के खर्चे करने के लिए वो जो बजट में से पैसे आते हैं वो प्रोविंसेस को दे दिए जाते हैं। सिंध को, केपीके को, बलोचिस्तान को, पंजाब को, कि भैया आप अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाएं, ये पैसे आपके हुए लॉ के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट है, उस 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंसेस को उनके पैसे दे दिए जाते हैं कि भैया आप अपना घर चलाओ, आप अपना घर चलाओ, सही है, फेडरल गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, आप अपना प्रोविंसेस चलाओ। अच्छा भाई, कितने बच गए बताओ जरा? 6887, इतने पैसे बच गए भाई। ये आ गए हमारे पास नेट रेवेन्यू। कितना आ गया? 6887 का नेट रेवेन्यू आ गया। अच्छा भाई, खर्चे कितने, खर्चे कितने, जरा आओ खर्चे देखते हैं कितने। एक्सपेंसेस, अच्छा भाई अगले पूरे साल में एक्सपेंसेस कितने होने हैं? अच्छा भैया, इंटरेस्ट पेमेंट, हमने कर्जे इतने लिए हुए हैं, उसके ऊपर सूद इतना देना है, अल्लाह माफ करे, वो कितने, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होनी है, ये चेक करो जरा। सिर्फ सूद की पेमेंट कितनी होनी है, लेवल चेक करो आप। ये सिर्फ सूद की पेमेंट हो रही है, ये सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है। यानी कि आपका जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसमें से इतना तो सिर्फ आईएमएफ को और जितनी बोरोइंग्स हुई हुई हैं, लोकल और इंटरनेशनल बोरोइंग्स, इसमें बहुत सारी बोरोइंग्स आती हैं। अभी नीचे वाला एक और छोटी सी चीज आएगी, ये सिर्फ सूद में चला जाएगा। और देखते हैं आपके दिए हुए टैक्स में से क्या क्या जाएगा। सर जो इतने कीमती कीमती जजेस हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो रिटायर होके भी जिनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, उनकी सिर्फ पेंशन्स जाएंगी 761 बिलियन की। ये वो बोझ है कि एक जज, माजरत के साथ, ऐसा कोई बच्चा निकल आता है जिसका अब्बा हो कोई गवर्नमेंट के अंदर, एफबीआर के अंदर कोई जज हो, पिछली दफा भी था भाई, तो मेरी बातों को क्लास तक रखना, डिस्काउंट कर देना भाई। अब कोई जज है, हाई कोर्ट का जज है, सिटी कोर्ट का जज है, लाखों रुपए उनकी तनख्वाह होती है। हाई कोर्ट का जज है, 5-5, 10-10 लाख रुपए उनकी सैलरी होती है। जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद लाखों रुपए उनको पेंशन मिलती होती है, लाखों रुपए की। रिटायर हो गया, कोई काम नहीं कर रहा, घर बैठा हुआ है, उसको पेंशन मिल रही है, उसके जाने के बाद उसके घर वालों को पेंशन मिल रही है। मतलब टिल इन्फिनिटी वो बोझ ही रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसको पैसे जाते ही रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब, क्यों लोग मर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर भाई सबके खुले खाते लगे हुए, सैलरी अलग मिल रही है, रिश्वत अलग मिल रही है। अच्छा, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, जिनके भाई, अब्बू, अंकल कोई लिंक्ड है, रिलेटेड है, इतने सारे तो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो रजिस्टर्ड है, आते भी नहीं है,
उनको घर बैठ के सैलरी मिलती है। घोस्ट एम्प्लॉइज, 20,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये जो बंदा बैठा हुआ उनकी अटेंडेंस लगा रहा होगा, सुपरवाइजर, उसको मिल रहे होंगे 10,000 रुपये, उसको घर पे आ रहे होंगे। कितने सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं। मिनिमम वेज तो 32 हो गई, 10-20 की मैं क्या बात कर रहा हूँ। आधे पैसे वो हरामखोर अटेंडेंस लगाने के ले रहा होगा और आधे पैसे उसको घर पे बैठ के मिल रहे होंगे हरामखोरी के। कितने तो घोस्ट एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं वो होते हुए भी घोस्ट है साले, वो होते हुए भी काम नहीं करते, वो अलग बोझ है। फिर जब ये रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन्स, ये सारी किस खजाने से जा रही हैं? हुकूमत के खजाने से जा रही हैं, मेरे और आपके पैसों से जा रही हैं, टैक्स के पैसों से जा रही हैं। शब आगे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज। ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स, सब्सिडीज, सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, expenditures and others। ये आप सब कुछ टोटल कर लोगे तो बनेगा इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन्स, डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज। हमारे मुल्क का जो सबसे कीमती इदारा है, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स। ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स, ग्रांट्स भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर ग्रांट्स देती है, बहुत से सेक्टर्स को हेल्प करती है, ठीक है, बहुत से बिजनेसेस को हेल्प करती है, बहुत सी प्रोडक्ट्स में सब्सिडीज देती है। महंगी प्रोडक्ट है, महंगी प्रोडक्ट अगर है आवाम तक पहुंचानी है तो वो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ताकि मार्केट के अंदर आवाम तक सस्ती पहुंचे, ठीक है। सिविल गवर्नमेंट के अखराजात, सिविल गवर्नमेंट चलाने के जो अखराजात हैं, सैलरीज वगैरह, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रोड बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, गवर्नमेंट स्कूल बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर चर्स ही चर्स पीते हैं, बच्चे तो नहीं पढ़ते। कितने ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं, टीचर्स जो नहीं पढ़ा हुआ, टीचर्स ही पढ़े लिखे लोग नहीं है, सियासी भर्तियां हुई नहीं है। तो टोटल खर्चे वर्चे मिला के सिर्फ 14,460 रुपए देना है। रुपए नहीं है भाई, ये बिलियन है, ठीक है। और इनकम कितनी है देखो जरा, देख रहे हो? अच्छा, ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। दो डेफिसिट जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, वो एक है इसको कहते हैं बजट डेफिसिट, और दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो डेफिसिट्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के नाक में दम कर रखा है, बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। खैर, अब सर ये जो मिसमैच है ये पूरा कैसे होगा? हमने कहा आओ देखते हैं कैसे पूरा होगा। हमने कहा आपको करनी पड़ेगी क्या, आपको भीख लेनी पड़ेगी माजरत के साथ, नॉन बैंकिंग बोरोइंग। नॉन बैंकिंग बोरोइंग कितनी लेनी पड़ेगी आपको अंदाजन? बैंक बोरोइंग कितनी लेनी पड़ेगी?
बेटा प्लीज। मैं बोला भाई प्राइवेटाइजेशन भी हम करेंगे कुछ अपने इदारों को, भाई हमसे तो चल नहीं रहे, उससे कुछ 15 आ जाएंगे। मैंने कहा लेकिन खर्चे आपके फिर भी पूरे नहीं होंगे। तो हमने कहा फिर हमें एक्सटर्नल रिसीट्स की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें एक्सटर्नल रिसीट्स की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल जब तुम करोगे तो ये बन जाएगा 14,460। क्या क्या है जरा मैं बता दूं। ये एक है नॉन बैंकिंग बोरोइंग, यानी कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ये बैंक से बोरो नहीं कर रही है, ये हम आवाम से बोरो कर रही है। गवर्नमेंट नेशनल सेविंग के स्कीम में पैसा रखवा दिया आपने, गवर्नमेंट कुछ बिल्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, वो कंपनीज परचेज करती हैं, यानी कि वो पैसा कॉर्पोरेट से कलेक्ट किया, नॉन बैंकिंग बोरोइंग जिसको आप कहते हो, बॉन्ड से कलेक्ट किया। फिर बैंक बोरोइंग, गवर्नमेंट बैंक से भी पैसा लेती है, जो बैंक्स के पास पैसा पड़ा होता है, आपका डिपॉजिट बैंक के पास गया, बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक ने गवर्नमेंट को लेंडिंग कर दी। क्यों लेंडिंग कर दी? बैंक को गवर्नमेंट सूद देती है, बैंक को भी सूद देती है। आपसे पैसे लिए हैं, कंपनी से पैसे लिए हैं, कंपनी को भी सूद देगी। इस सूद में सारा सूद शामिल है। ये इतना पैसा लेके ये मुफ्त में थोड़ी ले सकती है पैसा, ये जिससे गवर्नमेंट पैसा ले रही है उसको क्या देना पड़ेगा? सूद देना पड़ेगा। बैंक बोरोइंग, प्राइवेटाइजेशन, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही थी, अभी हो रही हैं, और कोई गवर्नमेंट का इदारा बेच के पैसे आ जाए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को बेच दें, प्राइवेटाइजेशन से प्रोसीड्स आ जाएं, और फिर भी अगर खर्चे पूरे नहीं होंगे तो हमने कहा फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, आईएमएफ के पास जाएंगे, सऊदीया से भीख मांगेंगे, चाइना से भीख मांगेंगे, यूएई से भीख मांगेंगे। तो जो एक्सटर्नल रिसीट्स आ जाएं वो फिर हमारी बजट डेफिसिट को पूरा करेंगे, और इस तरह से हम अपने खर्चों को मीट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसमें पढ़ना क्या है? आपका सब्जेक्ट ये वाला है, टैक्स रेवेन्यू। बताने का मकसद ये था कि इस पूरी पिक्चर के अंदर हम इस वाले हिस्से को स्टडी कर रहे हैं। हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, हम इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ रहे अभी, माशाल्लाह आपने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स अच्छे से, सारे के सारे इकोनॉमिस्ट बने बैठे हैं। पता नहीं पेपर पास, सबका पेपर पास है पीआरसी का इकोनॉमिक्स का? शुक्र। अच्छा, तो हमने ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इसका कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हम सिर्फ टैक्स को देख रहे होते हैं, हम पर बोझ, हाँ हम पर तो बोझ है, हमारी जेब से जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर के अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना मकसूद था, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटी सी चीज और बताऊंगा कि ये जो टैक्स रेवेन्यू आता है ये किस से कितना आता है। आओ जरा इसका ब्रेकअप यहां देखेंगे हम। टैक्स, इसका ब्रेकअप, अब जरा इसको क्लिक कर रहा हूं मैं, इस टैक्स रेवेन्यू को मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये पिक्चर खुल रही है, ताकि हम अब अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाए। टैक्स रेवेन्यू को क्लिक किया मैंने, टैक्स रेवेन्यू को मैंने क्लिक किया तो इसकी बाइफर्केशन ऐसी कुछ है। हमने कहा सर डायरेक्ट टैक्सेस से कितना आता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना आता है। अभी इस पे बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसी से शाखें निकलेंगी हमारी डिस्कशन की। डायरेक्ट टैक्स से जिसके अंदर हमारे पास मेजरली क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से हमारा अंदाजा ये है कि हम कितने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, 3714। जाहिर सी बात है सारी की सारी बातें हो रही हैं किसकी, बिलियंस की बातें हो रही हैं। WWF, WPPF एंड अदर्स, WWF, WPPF एंड ये WWF है, रेसलिंग वाला नहीं है भाई। कौन सा वाला ये बताऊंगा मैं, आएगी इसकी बात आएगी, जब आएगी तब बताऊंगा, अभी बताने का फायदा नहीं। करो टोटल कितना बनता है, 3759, ठीक है। अच्छा भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस
को इधर लिखने से अच्छा मैं इसके नीचे लिख दूं, वरना हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपके पास सबसे मेन जो है वो है आपके पास सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स से आपकी कितनी कलेक्शन होती है? सेल्स टैक्स से अंदाजा जो पिछले साल का बजट था वो था 3538। अच्छा, उसके बाद आपके पास कस्टम ड्यूटी आती है 1178, और उसके बाद आपके पास आती है FED 725, ये बनी 5441, और 3759 और 5441 को जब आप टोटल कर लो तो ये बन जाता है आपके पास 9200। यही था 9200, यही था। यही है 9200। ये आपके पास ब्रेकअप आ गया। तो अब थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा जरा समझ रहे हो ना, प्राउड फील करना चाहिए। अच्छा सर, इतने रेवेन्यू कलेक्शन की स्टडी हम करेंगे सी एंटर में, ठीक है? ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। अच्छा, उसमें ये बता दूं कि पूरा इनकम टैक्स पार्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, पूरा इनकम टैक्स इधर नहीं पढ़ेंगे, जितना कोर्स में है उतना पढ़ेंगे, बाकी एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो सीए फाइनल के अंदर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है? इनकम टैक्स। अच्छा, फिर WWF, WPP, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, छोटे 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 मोटे, ठीक है? WWF का तस्करा आएगा, WPPF का तस्करा आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स आता है आपके पास। सेल्स टैक्स से इतनी कलेक्शन होती है। सेल्स टैक्स भी कुछ एडवांस लेवल की चीजें सीए फाइनल में आएंगी, काफी सारा आप यहाँ पढ़ लेंगे सीए एंटर के अंदर, कुछ चीजें सीए फाइनल। कस्टम ड्यूटी, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जाहिर सी बात है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट रिलेटेड ड्यूटीज होती हैं, ये कस्टम अथॉरिटीज कलेक्ट करती हैं, रेज करती हैं, तो वो कस्टम ड्यूटीज भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। फिर FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये वो टॉपिक है जो सीए फाइनल में कवर होगा आपका। FED क्या है, किस पर लगता है, कैसे लगता है, ये भी कलेक्शन गवर्नमेंट करती है। तो ये टैक्स रेवेन्यूज इस तरह से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये पिक्चर आपके सामने आ गई। सर थोड़ा सा ये भी बता दें कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या हो सकते हैं। टैक्सेशन की मद में गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, हमारी जेब से गया, गवर्नमेंट की जेब में आया, गवर्नमेंट की इनकम, हमारा एक्सपेंस, बात समझ आती है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है? अच्छा, छोटी छोटी 2-3-4 मिसालें देके समझाने की कोशिश करता हूं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, मिसाल ले रहा हूं भाई। जैसे 5G का लाइसेंस का ऑक्शन होगा, गवर्नमेंट 5G का लाइसेंस का ऑक्शन करेगी, तो 5G का जो 4G चल रहा है ना, 4G तो चलाते हो ना भाई मोबाइलों के अंदर, घरों में इंटरनेट चलाते हो। अब जब 5G आएगा, गवर्नमेंट 5G के लाइसेंस का ऑक्शन करेगी, तो गवर्नमेंट के पास उस लाइसेंस को ऑक्शन करने से क्या आएगा? पैसे आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पर 3 मोबाइल कंपनियां चल रही हैं, चौथी मोबाइल कंपनी आती है, बोलती है मुझे लाइसेंस चाहिए। किससे लाइसेंस चाहिए? गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, तो गवर्नमेंट को वो लाइसेंस फीस पे करेगी, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स। ये टैक्स रेवेन्यू तो नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कोई नई कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, यहां पर उसको बिजनेस करना है, उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, उसकी फीस है, वो फीस गवर्नमेंट को पे करेगी, फिर उसको लाइसेंस मिलेगा, फिर उसको अप्रूवल मिलेगा, तो वो पैसे भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसी तरह गवर्नमेंट के बहुत सारे पार्क्स हैं, उन पार्क्स के अंदर, गवर्नमेंट पार्क्स में आप जाते हो, एंट्री टिकट देते हो, वो पैसे भी गवर्नमेंट के पास अगर जाते हैं तो वो भी क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। शहर क्रॉस करते हो, टूल प्लाजा आता है, आपसे टूल टैक्स लिया जाता है, तो वो भी क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? इसी तरह अगर कोई ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हो जाती है, ऑयल एंड गैस निकल आया, प्रोविंसेस के पास निकल आया, तो फिर प्रोविंसेस भी गवर्नमेंट को उसमें से शेयर देते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं।
नॉन टैक्स रेवेन्यू। बलूचिस्तान के ज़खायर निकला है, वहाँ पर किसी कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि ठीक है भैया आप निकालो, मिनरल्स वगैरह निकालो, आपके साथ शेयरिंग अरेंजमेंट होगा, तो उसमें भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, सिर्फ टैक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी गवर्नमेंट जनरेट करती है और फिर ये आंकड़ा पूरा करती है एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का। तो क्या ये मुख्तसरन खुलासा आपको समझ आया दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग? ये टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, ये हमारे लिए बोझ है, ये हमारी जेब से जाएगा। देखो टैक्स का मतलब ही होता है बर्डन। टैक्स का मतलब क्या होता है? बर्डन। किसके लिए बर्डन है? हमारे लिए, हुकूमत के लिए? हमारी जेब से जा रहा है, हमारी जेब से निकल रहा है, हमारे पास से माल निकल रहा है, बर्डन हमारे लिए। हुकूमत के लिए क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है। ठीक है बेटा, तो ये अगर आपने कॉपी कर लिया तो मैं इसको रब करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक आइडिया देना था दैट हाउ टैक्सेस आर पोइज्ड डाउन। चाहिए कर दो रब। तो आपको पता लग गया कि बजट क्या है, रोल ऑफ टैक्सेशन क्या है। ये जो आप पढ़ने लगे हैं, ये दिस फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, पढ़ा है सबने? उसको हम रिकैप करते हैं, बात नहीं होंगे बेटा। डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है क्या ये अप्लाई होगा इसके अंदर बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई? नाम से ही जाहिर है, दिस टैक्स इज नॉट directly applied on income this is levied on consumption of goods and services। इसके अंदर बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एक पर्सन पर नहीं होता, ये डिफरेंट पर्सन पर होता है। इसकी खुसूसियत एक ये भी है कि अल्टीमेट बर्डन एंड कंज्यूमर पर जाता है। अल्टीमेट बर्डन एंड कंज्यूमर पर जाता है। लिख लो, उसके बाद समझाता हूं।
डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स जो आप पढ़ेंगे वो पूरा इसकी एग्जाम्पल है। सेल्स टैक्स जो आप पढ़ेंगे वो पूरा इसकी एग्जाम्पल है। पूरा इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद सेल्स टैक्स बिल्कुल आखिर में आएगा इंशाल्लाह। तो बहर तौर इसको आपने पूरा पूरा पढ़ना है, तबीयत से पढ़ना है, लेकिन अभी सिर्फ एक मुख्तसर बात होगी कि ये क्या चीज है। करें शुरू डिस्कशन। डायरेक्ट टैक्स अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर। अच्छा सर, ये वो टैक्स है जो टैक्स पेयर की इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई होगा, जो टैक्स पेयर की इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा सर कोई सैलरी कमा रहा है, कोई सैलरी इनकम कमा रहा है, कितनी कमा रहा है सर? पूरे साल की सैलरी इनकम कमा रहा है 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए। आपके पास किताब आ जाएगी, मैं आप लोगों को हैंड आउट भी दूंगा, उसमें मैं रेट कार्ड भी दूंगा, रेट कार्ड्स भी दूंगा और टैक्स रेट्स लगाना भी सिखाऊंगा। तो अभी परेशान नहीं होना, ये सब चीजें आप लोग सीखेंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। किसी की सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए, तो उसकी सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। कितना लगता है? 6 लाख से जितनी ऊपर है उस पर 2.5% लगता है। तो 6 से ऊपर कितनी है? 6। तो हमने कहा 6 लाख पर 2.5% लगता है। कितना बना? कितना बेटा? नहीं बेटा, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा डिस्काउंट कर लें, गरीब आदमी ना, ये गरीब आदमी ना, तो थोड़ा डिस्काउंट करें बेटा, महंगाई ज्यादा है ना। जी बेटा, शुरू के 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, हमारी हुकूमत की मेहरबानी है। उसके बाद कितना है? 2.5%। तो कितना बना भाई? 15,000। अच्छा, 15,000। ये जो रेट लग रहे हैं ये किस पर लग रहे हैं? ये इनकम पर लग रहे हैं भाई। ये जो बंदा साल की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, लाख रुपए साल की ड्रॉ कर रहा है, जो टैक्स लगता है वो एनुअल इनकम पर लग रहा होता है। ठीक है, आमतौर पर एनुअल इनकम पर लगता है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है जब जब इनकम आ रही है तब तब टैक्स लगता है, तो हम देखेंगे कैसे लगता है, क्या लगता है। लेकिन जो सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम के ऊपर, पूरे साल की सैलरी इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की सैलरी आ रही है 1 लाख पर मंथ, तो हम ये नहीं बोलते कि 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाओ, 1 लाख के ऊपर ये रेट बनता है। नहीं, ऐसे नहीं लगता। हम ये कहते हैं कि इसके पूरे साल की सैलरी कितनी होगी। सर 1 लाख पर मंथ है तो साल की कितनी हुई? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख के ऊपर हम रेट चेक करेंगे, स्लैब रेट्स के अंदर टैक्स रेट शीट है, वो गिवन है, उसमें हम रेट चेक करेंगे। वो मैंने रेट आपके सामने लिख दिया कि शुरू के 6 लाख पर क्या है, अगले वाले 6 लाख पर कितना है? 2.5%। तो इसका बना कितना? 15,000। इसका मतलब सर हमने ये जो रेट है ये डायरेक्टली इसकी इनकम पर अप्लाई कर दिया, डायरेक्टली इसकी इनकम पर अप्लाई किया। इससे पूछा भाई आपकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर हमने टैक्स रेट अप्लाई कर दिया। हमने उसको बोला भैया ये आप FBR के पास जमा करा दो, हुकूमत के खजाने में जमा करा दो, ये हुकूमत के खजाने में टैक्स इतना जमा करा दो। इसी तरह से कंपनीज होती हैं, कंपनी होती है। मिसाल के तौर पर ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसने इनकम कमाई, सर कितनी इनकम कमाई? साल के 30 लाख। उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है? लॉ कहता है उसके ऊपर 29% का टैक्स रेट लगेगा। जरा बताओ कितना बनता है? 3 मिलियन पर 29% लगाओ, 170, 870,000। अच्छा, इसके ऊपर मैं कुछ बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता चलूं, छोटी सी, बहुत छोटी सी बातें आप लोगों को आती होगी। आप लोग कहेंगे सर ये क्या, आपने हमें बिल्कुल बच्चा समझ रखा है, ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। मैंने तो आपको बच्चे से भी बहुत, समझ रहे हो ना? हाँ,
अभी आपका लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। बिल्कुल अभी आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल अभी आप बच्चे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, ये जो फिगर्स के बीच में मैं कॉमास लगा रहा हूं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कितनी आदत है ये लगाने की, लेकिन अगर आदत नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए देखता हूं तो ये कॉमास नहीं लगे हुए होते। ठीक है, ये कॉमास नहीं लगेंगे तो तुम्हारे सीए की जर्नी में फुल स्टॉप लग जाएगा भाई। हाँ, तो ये कॉमास को लगाना सीख लो। हर सब्जेक्ट में जब भी तुम नंबर्स को डील करोगे, चाहे वो टैक्स हो, अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, ये कॉमास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी सी लॉजिक बता दूं आपको। मिसाल के तौर पर मैंने ये नंबर लिखा है, मैं आपसे बोलूं जरा इसको पढ़ के दिखाओ। आप बोलोगे सर 565920383, मतलब भाई किसके घर का नंबर है ये? तो टेलीफोन नंबर थोड़ी है भाई, इस तरह से पढ़ रहे हो आप इसको। ठीक है, अच्छा, इसको रीड करने का तरीका क्या होगा? आपने इसको रीड करना है तो सबसे पहले आपने इसमें कॉमास लगा देना है। आप राइट साइड से 3 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर 3 के बाद एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, वही बात। इसका मतलब अब मैं इसको पढ़ने के काबिल हो गया। क्या है ये? 565.9 मिलियन। वाई? बिकॉज दिस इज 1 मिलियन। 6 zeros रिप्रेजेंट मिलियन। 6 आफ्टर 6 प्लेसेस फिर मिलियन वाला काम शुरू हो जाता है। यानी कि मैं कहूंगा ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन है। ये 565 मिलियन है। 565 के बाद देखो 6 डिजिट्स आ रहे हैं, ये 565 मिलियन है। ये 565 मिलियन 9,20,383 रुपीज। 565 मिलियन 9,20,383। इसको मैं उर्दू में बोलना चाहूं, कैसे बोलूंगा इसको? मैं कहूंगा ये 56.6 करोड़ है। 10 मिलियन इज 1 करोड़। मिलियन 10 है लेकिन करोड़ 1 है। ये क्या बात समझ आती है? मैंने कहा 2 करोड़, इसका मतलब 20 मिलियन बोल रहा हूं मैं। 3 करोड़ 30 मिलियन बोल रहा हूं मैं। 560 मिलियन, इसको उर्दू में बोलना चाहूं 560 करोड़ नहीं है, ये 56 करोड़ है। ये बात समझ आती है? अब 9 places will be for बिलियन। अब मैं इसको आसानी से क्या बोल सकता हूं? 1.25 बिलियन। 1.25 बिलियन, 1.25 अरब रुपया। उर्दू में बोलूंगा मैं इसको क्या बोलूंगा? 1.25 अरब रुपया। अच्छा, इसी को मुझे अगर करोड़ में बोलना हो तो कैसे बोलूंगा? 125 करोड़। इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि सर 1000 मिलियन इज 1 अरब। क्या मैं कह सकता हूं 1000 मिलियन इज 1 अरब? या मैं ये कह सकता हूं 100 करोड़ इज 1 अरब? दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात बोली है मैंने। 1000 मिलियन को भी 1 अरब बोलेंगे और 100 करोड़ को भी 1 अरब बोलेंगे। क्या कॉमा और डिजिट की दुनिया आपको समझ आ गई? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। अब मैं किसी के भी रजिस्टर पर कॉमा के बगैर फिगर ना देखूं, और जब मैं मिलियन की बात करूं तो आपको पता हो, बिलियन की बात करूं आपको पता हो किधर कॉमा लगना है, कितने जीरोज आने हैं। ऐसा नहीं हो मैं मिलियन की बात करूं 9 जीरो लग जाएं, बिलियन की बात करूं 6 जीरो लग रहे हो, ऐसा ना हो। क्लियर है ये बात सबको? एवरीवन? अच्छा, तो 3 मिलियन मतलब 30 लाख रुपए इस कंपनी ने अर्न किया। सर अर्न किया से क्या मुराद है? इसके ऊपर बात करेंगे हम, डिटेल में बात होगी इसके ऊपर आगे, लेकिन अभी के लिए बता दूं इस कंपनी ने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न किया है। प्रॉफिट बिफोर, अभी टैक्स नहीं लगा, सब कुछ लग गया, टैक्स नहीं लगा, सब कुछ एक्सपेंसेस लेस होके जो पीबीटी आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, वो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, जो उसकी इनकम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3 मिलियन।
3 मिलियन। रेट ऑफ टैक्स कंपनीज पे कितना है बता दिया मैंने आपको, पता लग गया आपको। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें पता लग रही हैं, आप दुनिया में दाखिल हो गए। सैलरी, सैलरी के ऊपर टैक्स, कंपनी, कंपनी, कंपनी के ऊपर कंपनी का रेट, अब ये सब पता लगना शुरू हो गया आपको। आहिस्ता आहिस्ता अब आपका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत स्लो स्लो, शुरू में थोड़ा स्लो होती है पेस हमारी, क्योंकि सब्जेक्ट नया है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने का, बहुत ज्यादा मोटी बातें करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो वैसे अकल मोटी फिर बात मोटी, तो फिर समझ नहीं आएगा। कितना टैक्स बना भाई? हमने कहा सर ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कंपनी की इनकम के ऊपर हमने डायरेक्टली एक परसेंटेज को अप्लाई कर दिया और हमारे पास टैक्स की फिगर आ गई जो इस कंपनी ने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करानी है। डायरेक्ट टैक्स अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ, बात समझ आ गई है? बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। टैक्स का बर्डन भी उसी पर्सन पर होगा और टैक्स की पेमेंट भी वही पर्सन करेगा। जैसे जिसकी सैलरी थी उसी की जेब से ये 15,000 रुपए निकल रहे हैं, इसका मतलब बर्डन उसी पर आया। नंबर 2, और टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? जिम्मेदारी प्राइमरी इसकी है कि भैया मैंने 15,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराना है। कंपनी के ऊपर ही बर्डन आया, क्योंकि कंपनी ने 30 लाख कमाए, 30 लाख में से ये 8-70 देने होंगे, इसका मतलब अब उसके पास कम पैसे बचेंगे, 21,30,000 बचेंगे। ऐसा ही है, उसके पास से निकल गया, उस पर बर्डन है, उसके पास से निकल गया, उस पर बर्डन है। सर लेकिन किसी चीज के उसके पास से पैसे निकल गए, तो उसकी जेब तो खाली हो गई ना, जेब तो खाली हो गई, बर्डन कहां से हुआ? भाई मिसाल के तौर पर मैं ये जेब में मैं ये डालूंगा तो बर्डन होगा जेब पे। देखो इधर से ये निकल गया, जेब तो खाली हो गई, बर्डन कैसे? दिमाग पे बर्डन है, दिल पे बर्डन है सर। दिस इज अ बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। किस पे बर्डन है ये? डिस्पोजेबल इनकम पर बर्डन है। डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो माशाल्लाह, सबको पता है। डिस्पोजेबल इनकम उसको कहते हैं कि वो इनकम जो आखिर में अल्टीमेटली खर्च करने के लिए आपके पास बचती है। अगर इसने कमाए 12 लाख रुपए और उसमें से निकल गए 15,000 रुपए, तो हमने कहा उसकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? हमने कहा सर अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम बची 11,85,000, सॉरी माय बैड, 11,85,000 रुपए। तो क्या ये इसकी डिस्पोजेबल इनकम पे बर्डन हो गया? तो टैक्स इज अ बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। दिल पे भी बोझ है, दिमाग पे भी बोझ है, लेकिन असल बोझ किस पर है? डिस्पोजेबल इनकम पर बोझ है। कंपनी के पास भी थे 30 लाख, प्रॉफिट अर्न किया 30 लाख, लेकिन टैक्स कितना निकल गया? 8-70, बचे कितने? 21-30। बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। रिजर्व्स, बर्डन ऑन रिजर्व्स। ठीक हो गई बात? क्लियर होती है ये बात? तो इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो हम जो पढ़ रहे होंगे स्टार्ट में वो इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इसका बस मैं आपको अभी मुख्तसर से कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर आज के बाद इसका तस्करा आएगा इंशाल्लाह आखिरी महीने में, जब कोर्स का हमारा आखिरी महीना चल रहा होगा, तब इस सेल्स टैक्स को हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में भी, और मार्क्स गेनिंग पोर्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेकिन अभी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। सेल्स टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? जरा देखो, वो टैक्स है विच इज नॉट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इनकम ऑफ टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर की इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो सर कैसे अप्लाई हो रहा है? हमने कहा इट इज लेवाइड। लेवाइड मतलब लगाया जाना, इंपोज किया जाना, टैक्स लगाना। टैक्स को लेवी भी बोलते हैं, लेवी चार्ज, ठीक। लेवाइड कह लो या इंपोज्ड कह लो आसानी के लिए। इंपोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कब लगता है? ये जब आप कोई गुड्स कंज्यूम करोगे तब लगेगा आप पे। ये वाला टैक्स कब लगेगा? जब आप कोई गुड्स कंज्यूम करोगे, सर्विसेज कंज्यूम करोगे, तब लगेगा आपके ऊपर ये। कैसे? कोई एग्जांपल दे दें सर इसकी, अभी देते हैं इसकी एग्जांपल। मिसाल के तौर पर P1 है, ये पर्सन 1, और ये P2 है। P1 P2
इसकी साल की इनकम है, पूरे साल की इनकम है 24 लाख और इसकी पूरे साल की इनकम है 6 लाख। इसका मतलब कि इसकी जो इनकम है वो इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। बात समझ आ गई? 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर इनकम टैक्स की बात करते तो सर जिसकी जितनी इनकम उसका उतना टैक्स, जिसकी जितनी इनकम उसका उतना टैक्स। और ये लॉजिकली जस्टिफाइबल भी लगता है कि भाई जिसने जितनी ज्यादा इनकम अर्न की है, जिसने जितना ज्यादा फायदा इस मुल्क से उठाया है, यहाँ की एनवायरनमेंट से उठाया है, उस पर उतना ज्यादा टैक्स लग रहा है। अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाओ भाई, यही नारा लगता है ना। यहां पे क्या हो रहा है जरा देखना, इसकी 6 लाख इनकम, इसकी 24 लाख इनकम, 4 गुना ज्यादा कमा रही है। दोनों दोस्त हैं, दोनों गए कैंटीन में और कैंटीन में जाके उन्होंने जूस ऑर्डर कर दी, 2 जूस ऑर्डर कर दिए। और दोनों दोस्तों में अमेरिकन सिस्टम चलता है, भाई तू अपने पैसे पे कर, मैं अपने पैसे। दोस्ती यारी सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब खाने पीने की बात आएगी तो अपने अपने पैसे। ठीक है यार, तू ज्यादा खा लेता है बहुत। अच्छा भाई, अब इसने भी एक जूस लिया, इसने भी एक जूस लिया। मैं वैसे ही कह रहा हूं, एग्जाम्पल और परसेंटेजेस में कुछ भी समझाने के लिए रख दूंगा, एक्चुअल तो बाद में पता लगेंगे आपको। तो हमने कहा सर जो जूस था वो था 100 रुपए का, 100 रुपए का जूस था, और मिसाल ले रहा हूं मैं, उस 100 रुपए के जूस के ऊपर 18% का सेल्स टैक्स था। तो वो जूस कितने का पड़ा? 118 का। इसने भी एक जूस मंगाया, इसने भी एक जूस मंगाया, लेकिन बात सही थी इसकी, ये थोड़ा ज्यादा, ये P2 भी था, P2 भी था। इसने बोला एक जूस से तो मेरा काम नहीं चलेगा यार, मुझे एक और जूस, जरा समझ रहे हो ना, तुम तो एसी वाली गाड़ी में आए हो, मैं तो बाइक में आया हूं धूप में, मुझे जरा एक जूस और पीना है भाई। मैंने कहा अच्छा भाई 118, और सिर्फ जूस पीने से मेरा काम भी नहीं होगा, जरा बिस्किट भी खाना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। अच्छा भैया बिस्किट भी खा लो आप, 50 रुपए का बिस्किट है, उसके ऊपर भी 18% का सेल टैक्स लग रहा है। कितना हो गया ये? 59। अच्छा, इस 118 में से टैक्स कितना है? 18। इसमें से कितना है? इसमें से कितना है? 9। टोटल करो कितना बना? 45। और इसने कितना टैक्स पे किया? 18। ये इसने टैक्स पे किया और इसने कितना टैक्स पे किया? 45। तो क्या ये टैक्स उन्होंने अपनी इनकम के हिसाब से पे किया है? किसके हिसाब से पे किया है? कंजम्पशन के हिसाब से पे किया है, कंजम्पशन के हिसाब से पे किया। बात समझ आ रही है? इसीलिए हम इसको कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। लग रहा है टैक्स, लग रहा है टैक्स, है ये बर्डन, निकलेगा जेब से ही, निकलेगा जेब से ही, लेकिन आपकी इनकम पर बेस नहीं करेगा, ये आपकी कंजम्पशन पर बेस करेगा। सही है? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मैं चेक करूं इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो मैंने इसको ज्यादा खिला पिला दिया ना, अगर मैं इसको ज्यादा नहीं भी खिलाता, मैं कहता इसने भी एक जूस पिया, उसने भी एक जूस पिया, दोनों ने एक एक जूस पिया, दोनों ने एक एक जूस पिया, तो इसने कितना टैक्स दिया? क्या परसेंट? 18 रुपए का टैक्स दिया। उसकी इनकम कितनी थी? 6 लाख। तो कोई रेशो बन जाएगा। इसने कितना टैक्स दिया? इसकी इनकम कितनी थी? 2.4 मिलियन। रेशो ज्यादा किसका बनेगा? ये रेशो बड़ा है या ये रेशो बड़ा है? हमने कहा सर इसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, इसलिए ये रेशो बड़ा निकलेगा। कितना निकलेगा कुछ बता सकते हैं? बहुत पॉइंट्स में निकलेगा, बता दो। नहीं, इतना खतरनाक ना बताएं, उसको वो करें। हाँ, 0.403%। परसेंट है? परसेंट तो नहीं है, ये आपने पूरा परसेंटेज को ओपन कर दिया ना, ठीक है। और इसका बताएं रेशो क्या निकला? 0. कह रहे करो भाई, तुम लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा क्या? कितने जीरो भाई? 575। तो जरा बताओ ये रेट बड़ा हुआ या ये रेट बड़ा हुआ? हमने कहा सर ये, अब भाई यार ये मैथमेटिक्स सिखाऊंगा नहीं मैं, टैक्स का सब्जेक्ट चल रहा है ये,
जीरो कितने लगने हैं, रेट कौन सा लगना है, परसेंटेज कौन सी बड़ी है, ये तो तुम लोगों ने मैथ्स वैस पढ़ लिया ना भाई। मैथ्स का पेपर पास है ना सबका? हाँ, ऐसे मरे हुई शक्लें क्यों नजर आ रही है मुझे यार, रिस्पॉन्सिव शक्लें नजर ही नहीं आ रही हैं। रोजा लग रहा है, रोजे के बाद भी आओगे ना, पता लग जाएगा क्या कुछ लग रहा है। तो हमने कहा सर ये रेट बड़ा हो गया, इनकम बेचारे की कम है, लेकिन इसने 18 रुपए जूस के ऊपर पे किए, उसका हमने रेट निकाला तो टैक्स का रेट इससे ज्यादा निकल के आ रहा है। इसका मतलब गरीब आदमी के ऊपर आपने ज्यादा टैक्स लगा दिया, ज्यादा टैक्स लगा। सेल्स टैक्स, इसका मतलब कि सर ना इंसाफी भी मबनी है। हमने कहा जी, सेल्स टैक्स जब भी बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, सेल्स टैक्स जब भी बढ़ेगा गरीब तबके पे बोझ बढ़ेगा। इसको और एक आसान मिसाल से समझाता हूं। दो दोस्त हैं P1 P2, दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, तारिक रोड के इलाके में रहते हैं, दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, तारिक रोड के इलाके में। दोनों का ऑफिस है IA चुंदरीगढ़ रोड पे, दोनों का ऑफिस है IA चुंदरीगढ़ रोड पे। दोनों बाइक पे जाते हैं ऑफिस, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक सीनियर मैनेजर है और दूसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव है। एक की सैलरी है महीने की 2.5 लाख रुपए, दूसरे की सैलरी महीने की 50,000 रुपए। हैं दोनों दोस्त, एक ही ऑफिस में जाते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, दोनों बाइक पे ऑफिस जाते हैं। तो क्या एक साथ नहीं जाते ना, इतनी दोस्ती नहीं है। क्या बाइक पर पेट्रोल भी सेम लगता होगा? इसका मतलब पूरे महीने में पर्सन 1 ने भी 100 लीटर का पेट्रोल बाइक में डलवाया, पर्सन 2 ने भी 100 लीटर का पेट्रोल बाइक में डलवाया, आने जाने का जो पेट्रोल था। सही। और मैं मिसाल ले लेता हूं कि 1 लीटर के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो है 30 रुपए। कितना है? 30 रुपए। 100 लीटर उसने भी डलवाया, 100 लीटर उसने भी डलवाया। 3,000 का सेल टैक्स पर्सन 1 ने भी पे किया पूरे महीने में, 3,000 का सेल्स टैक्स पर्सन 2 ने भी पे किया पूरे महीने में। एक की इनकम 2.5 लाख, एक की इनकम 50,000। ज्यादा बर्डन किस पे पड़ेगा? 50,000 वाले पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दो, गवर्नमेंट ने बोला पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दो। अब पर लीटर 30 रुपए नहीं, पर लीटर कितना? 40 रुपए। पर लीटर 30 रुपए नहीं लगेगा, कितना लगेगा? 40 रुपए। तो अब दोनों ने कितना टैक्स पे किया? सेल टैक्स 4,000। ज्यादा बर्डन किस पर पड़ा? गरीब आदमी पर, गरीब आदमी। इसीलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है। इससे क्या बढ़ता है? इससे इनइक्विटेबल, दिस गिव्स राइज टू, लिख भी लो, गिव्स राइज टू inequitable distribution of wealth। ठीक है वही बात। जबकि आप इनकम टैक्स की अगर बात करो तो इधर के किस्सा मुख्तलिफ है। इधर जितनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी टैक्स का रेट और बढ़ता चला जाएगा। देखो 6 लाख पर 0 था, अगले 6 लाख पर 2.5 था, उसके बाद अगले 10 लाख के ऊपर 10 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 35 तक चला जाएगा, 35 तक जाएगा। आज सबसे ज्यादा चिल्ला कौन रहा है? जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है, जिसकी महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है ना, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है अगली क्लास में आप लोगों से खुद कैलकुलेट करवाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा वो लोग क्यों चीख रहे हैं। जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, महीने की 10 लाख रुपए है, उसके ऊपर महीने का टैक्स कितना बनता है ये अगली क्लास में, ये मैं आप लोगों से खुद कैलकुलेट करवाऊंगा। तो आपको पता लग जाएगा कि जिसकी ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा लोग चिल्ला रहे हैं सैलरी पे इतना टैक्स, सैलरी पे इतना टैक्स, सैलरी पे इतना टैक्स, बिल्कुल ठीक चिल्ला रहे हैं, क्योंकि सैलरी बेचारे सैलरी वालों के अलावा और कोई दे भी नहीं रहा टैक्स इतना खास। लेकिन जो हाई सैलरी वाला ब्रैकेट है उस पर टैक्सेस बहुत हाई लग रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कितना टैक्स लग रहा है। कहने का मकसद ये है कि यहां पर इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा है, इतनी खतरनाक बात नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स बढ़ाती है तो ये बेचारे आम कंज्यूमर के लिए मजीद महंगाई का बोझ बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने बोला बिजली के बिलों के अंदर सेल टैक्स बढ़ा दो और बढ़ा दो। बिजली के बिलों में सेल टैक्स कितने लग रहे हैं, जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको, आंखें खुलेंगी आपकी कितने लग रहे हैं, कितना सेल टैक्स लग रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक गरीब कंज्यूमर पर जिसकी इनकम भी लिमिटेड है, आप उसकी कंजम्पशन पर टैक्स लगाते रहोगे
अब भाई कंजम्पशन है ज्यादा उसकी, पैसे वाला है उसके घर में भी 4 लोग हैं, गरीब है उसके घर में 8 लोग हैं, भाई क्या करें, कंजम्पशन बढ़ गई, बिजली की कंजम्पशन बढ़ गई। अब उस बेचारे पर कंजम्पशन के हिसाब से टैक्स लग रहा है। बात आ रही समझ में? खैर, तो ये था एक आइडिया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। अब इस आइडिया के बाद हम क्लिक करेंगे किसको, डायरेक्ट टैक्स के सेक्शन को, और उस डायरेक्ट टैक्स में भी हमारा डिस्कशन किसका है, इनकम टैक्स का। तो बेसिकली हम इस सेक्शन को क्लिक करने लगे हैं, इनकम टैक्स को क्लिक करने लगे हैं। इसकी बारी आएगी बहुत बाद में, अब इसको हम रब कर देंगे और अब हम इनकम टैक्स की दुनिया में दाखिल होने लगे हैं। रब कर दूं?